प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं? वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स फीचर्स, इट्स कॉजेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। तो आइए आज के इस बहुत ही एक रोचक विषय है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बड़ा महत्व है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1970 के दशक से आरंभ मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वस्तु, सेवा एवं पूंजी की आत्मनिर्भरता का इतिहास काफ़ी पुराना है। आधुनिक तकनीकी युग में वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई है। सूचना तकनीक ने पूर्व विश्व की भौगोलिक दूरी को काफ़ी कम कर दिया है। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक गांव के रूप में दिखाई देता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण विश्व के राज्यों में बाजार संबंधों को विकसित करता है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया बहुत ही सीमित हो गई है और कोई भी राष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग नहीं हो सकता। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रों के बीच भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दूरी कम कर रही है। वैश्वीकरण के कारण ही वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का लेन देन काफ़ी आसान हो गया। प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण यानी एक प्रकार से सामान्य शब्दों में कहें तो विश्व का एकीकरण है। विश्व का एक प्रकार से संगठन है। विश्व में एकता का भाव है, समन्वय का भाव है, बंधुत्व का भाव है। वैश्वीकरण को पर्यायवाची के रूप में भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। भूमंडलीकरण भू और मंडल दो शब्दों से मिला है। भू का मतलब पृथ्वी और मंडल का मतलब हम समूह से ले सकते हैं। पूरी पृथ्वी एक समूह के रूप में है, एक गांव के रूप में है, एक समूह के रूप में है, एक भाईचारे के संगठन के रूप में है। इसी को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो है सामान्य शब्दों में कहा जाता है। वैश्वीकरण का राजनीतिक अर्थ है कि संपूर्ण विश्व में एकता व समन्वय के भाव का होना। वैश्वीकरण एक प्रकार से विश्व बाजार के रूप में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता है। वैश्वीकरण के बारे में जो सटीक परिभाषा है वो रॉबर्टसन की है। रॉबर्टसन कहते हैं कि वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंध रखने वाली अवधारणा है। यानी वैश्वीकरण जो है विचारों का एक ऐसा पुंज है, विचारों की एक ऐसी मान्यता है जिसमें विश्व एकीकरण की चेतना दिखाई देती है। पूरे विश्व की एकता के प्रति आम लोगों की सजगता दिखाई देती है और उसका जितना ज़्यादा प्रबलनेस है, उसमें जितना ज़्यादा स्ट्रोंगनेस है, वही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। इस संबंध में एंथनी गिडेंस ने भी कहा है कि वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्वव्यापी संबंधों के परिवर्तीकरण से माना जाता है। एंथनी गिडेंस क्या कहते हैं कि विश्वव्यापी संबंध यानी सभी राष्ट्रों के परस्पर जो संबंध हैं उनका प्रदर्शन है, उनकी ओर झुकाव होना एक प्रकार से वैश्वीकरण कहलाता है। वैलिस एवं स्मिथ ने भी वैश्वीकरण के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। ये मानते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित और सीमा रहित बन जाते हैं। यानी वैश्वीकरण में राष्ट्रों के संबंध सामाजिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि दूरी का किसी प्रकार का एहसास उन्हें नहीं होता, वो दूरी रहित बन जाते हैं, सीमा रहित बन जाते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण में जो है भौगोलिक दूरी जो है सीमित हो जाती है। राष्ट्रों को परस्पर जो है एक दूसरे का हर वस्तु का
सेवा का, पूंजी का आदान प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा जो है निकटता दिखाई देती है। एक प्रकार से राष्ट्रों को ऐसा लगता है कि उन आपस में उनके सामाजिक संबंध हैं। वैश्वीकरण की पहचान क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है? वैश्वीकरण की पहली विशेषता है कि भौगोलिक दूरी की सीमा होना। वैश्वीकरण में जो है भौगोलिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। विज्ञान और तकनीकी विकास ने आवागमन को बहुत ही सरल बना दिया। वर्तमान समय में ट्रांसपोर्ट के साधन और सड़कों का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, एयरलाइन का जो नेटवर्क है, एयरवेज की जो सुविधाएं हैं, उसने भौगोलिक दूरी को जो है काफ़ी सीमित कर दिया है। व्यक्ति बहुत थोड़े समय में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की विजिट कर लेता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो या फ्लाइट का माध्यम हो। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की जो दूरी है वो बहुत ही नज़दीक दिखाई देती है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की जो डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उससे जो दूरी है वो बिल्कुल हमें सीमित दिखाई देती है। और इसमें नवीन तकनीकों का बड़ा योगदान रहा है। वायुयान के द्वारा और जो ट्रेनें हैं उनकी भी इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होती है कि कुछ घंटों में ही हम एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। जैसा कि कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। WHO ने समय समय पर विभिन्न देशों का डाटा जारी किया कि किस देश में कोविड के कितने मरीज हैं, कोविड से कितने जो एक्सपायर हो चुके हैं, कोविड से कितने उपचाराधीन हैं, कहाँ पर हॉटस्पॉट बनी है। इसको लेकर के सारा डाटा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया गया। महामारी के कारण क्या है, इसके महामारी के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और महामारी का निदान जो है हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के WHO ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारी मिली। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हेल्थ के क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर राष्ट्र के डॉक्टरों ने अपना अपना जो है रिसर्च दी, अपने अपने जो है कैलकुलेशन निकाली, अपनी अपनी प्रेडिक्शन की कि ये कोविड-19 की समस्या का जो उद्गम है उसका कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसका निदान जो हम किस तरीके से करते हैं। हर देश ने अपना जो है एक मेडिकोज तैयार की और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि वो भौगोलिक दूरी को काफ़ी सीमित कर देती है। ग्लोबलाइजेशन से वैश्विक संस्कृति का निर्माण होता है। ग्लोबलाइजेशन से हमें वैश्विक संस्कृति की पहचान मिलती है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में खान पान, रहन सहन, आचार विचार, संस्कृति समागम एवं समन्वय है। राष्ट्रों की राष्ट्रीय संस्कृति का धीरे धीरे अवमूल्यन हुआ है और अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास हुआ है। वैश्वीकरण एक तरह से विभिन्न संस्कृतियों का समागम है। किसी भी देश के अंदर हम सिंगल राष्ट्रीय राज्य नहीं कह सकते। एक देश के अंदर जो है विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, एजुकेशन के सिलसिले में हो, या किसी प्रोफेशन के सिलसिले में हो, या किसी अन्य प्रकार के कारणों से के आधार पर हो। एक देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जहाँ तक नगरों और महानगरों का सवाल है, वहाँ पर तो मल्टी कल्चरल प्रकार की जो संस्कृति आई है। जैसे हम हरियाणा के गुड़गांव का उदाहरण यहाँ पर लेना चाहेंगे। गुड़गांव के अंदर जो है मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी हैं। गुड़गांव में खान पान, रहन सहन का जो तरीका है वो शेष हरियाणा से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अलग दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, होटलों में, पब्स में, सिनेमा घरों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जो है मल्टी कल्चर के लोग हमें दिखाई देते हैं। और वैसे ही धीरे धीरे जो है वो स्थानीय संस्कृति के ऊपर जो मल्टी कल्चर है, मल्टीनेशनल कल्चर है, वो हावी हो जाती है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की पहचान है कि एक ही देश में, एक ही शहर में अनेक
प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, आचार विचार, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हुए भी वो एक जगह पर रहते हैं और एक समन्वित संस्कृति का विकास करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की एक पहचान है। ग्लोबलाइजेशन की एक बड़ी पहचान है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। यानी ग्लोबलाइजेशन में पूंजी स्थानीय से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है। एक देश के पूंजीपति किसी ऐसे देश में पूंजी का निवेश करना चाहते हैं जहां जमीन सस्ती हो, श्रम सस्ता हो, लागत कम हो, अन्य प्रकार की संरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त हो। भारत के बहुत सारे पूंजीपति, उद्योगपति विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का निवेश करते हैं। अफ्रीकन राज्यों में पूंजी का निवेश कर रहे हैं जहाँ जमीन और श्रम सस्ता है। उदाहरण इसमें चीन का दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कंपनियां जो है फैक्ट्री वो चीन के अंदर लगी है और चीन जो है भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है। तो पूंजी का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हो रहा है। जितने भी एक देश के लोग हैं दूसरे देशों में जा कर के वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, फिर वो अपने देश में वहाँ की इनकम का कुछ भाग भेजते हैं। तो इससे भी पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। ये एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में जाकर बिजनेस के सिलसिले में जाता है, वहाँ पर अपना पूंजी इनपुट करता है, इंडस्ट्री खड़ी कर लेता है, तो वो भी एक प्रकार से पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव माना जाता है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि दुनिया की मार्केट जो है, दुनिया की जो इकोनॉमी है वो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से खुली हुई है। कोई व्यक्ति कहीं पर अपनी पूंजी लगा करके उस देश के जो रूल रेगुलेशन को मान करके वहाँ पर अपना व्यापार कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर सकता है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि पूंजी एक स्थान पर नहीं, पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल, यानी वैश्वीकरण की एक पहचान ये है कि बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। बहुराष्ट्रीय निगम राष्ट्रों में वस्तु, सेवा एवं पूंजी का पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम स्थानीय लोगों को न केवल रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि आचार विचार, खान पान और रहन सहन का भी वैश्वीकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे बेंगलुरु के अंदर जो है लगभग 15% के करीब जो विदेशी लोग हैं वो वहाँ पर जो है पूंजी का इनपुट किए हैं, वहाँ पर मार्केट बिजनेस के सिलसिले में आई हुई हैं और इसलिए बेंगलुरु शहर की जो इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर वस्तु महंगी है। तो एक प्रकार से किसी भी देश की हम नगरों, महानगरों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमें मल्टीनेशनल कंपनीज का जाल मिलेगा। भारत के भी बड़े बड़े शहरों के अंदर हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे स्थानीय लोग भी काम करते हैं और वो विदेशी लोगों के खान पान, रहन सहन, वहाँ की जो आचार विचार है उससे जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जैसे पिज़्ज़ा इटली से खान पान के रूप में एक उदाहरण ले सामान्य सा, तो इटली से लेकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी तरह से खान पान में अगर हम जिक्र करें तो भारत में जो कढ़ी है उसको एक स्थानीय भोजन माना जाता था, सब्जी मानी जाती थी, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। इसी तरह से जींस जो है कोई विकसित राष्ट्रों का एक पहनावा था, धीरे धीरे जो है एशियन, अफ्रीकन सभी कंट्रीज़ के लोग जो है इसको पहनना पसंद करते हैं और हर प्रोफेशन के लोग इसको जो है पहनना पसंद करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल जो है विश्व में फैल गया है, यह एक वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण पहचान है। वैश्वीकरण की एक पहचान है कि लाभ पर आधारित, वैश्वीकरण में पूरी तरह से हमें लाभ पर आधारित जो है व्यवस्था है। एक देश के उत्पादक का उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके मूल्य, गारंटी, वारंटी पर निर्भर करता है। एक उपभोक्ता के लिए राष्ट्र प्रमुख नहीं है, उसके लिए उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, गारंटी, वारंटी महत्व रखती है। जब भी हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस सामान की MRP क्या है, इस सामान की कीमत क्या है और इसके कंपैरिजन में अन्य जो कंपनियों के, अन्य देशों के जो प्रोडक्ट हैं
उनकी कीमत कितनी है, उनकी गुणवत्ता कितनी है, उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उनके अंदर गारंटी वारंटी क्या है। तो कंपैरेटिव स्टडी करके हम वो चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो हमारे शत्रु देश से आयात की गई हो। हम अपनी जो गुणवत्ता ज़्यादा है, कीमत कम है, गारंटी वारंटी ज़्यादा है, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि चीन एक शत्रु देश होते हुए भी बिजली, खिलौने और मेडिकल के क्षेत्र में हम भारत के बाज़ार देखते हैं तो चीनी उत्पादों से भरे पड़ी है, क्योंकि चीनी उत्पाद अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो लाभ पर आधारित है। इसमें न केवल राष्ट्र बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है तो वो अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है। उसमें राष्ट्रीयता महत्व नहीं है बल्कि आर्थिक तत्व प्रधान है। व्यक्ति अपनी उसमें बचत देखता है, उसकी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी देखता है, उसको देख करके खरीदारी करता है। तो ये वैश्वीकरण की एक पहचान है। वैश्वीकरण की एक विशेषता है कि सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण में सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान भौतिकवादी एवं तकनीकी युग में मानव जीवन में सुविधा के लिए हर तरह की सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। एक देश की सरकार व कंपनी अपने कार्य को सस्ता व शीघ्र करवाने के लिए दूसरे देश की कंपनी को ठेके पर देती है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री जो है वो चीनी अभियंताओं द्वारा संपन्न की जाती है। अमेरिका भी अपने बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े कार्यों को भारत जैसे विकासशील देशों को सौंपता है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम काफ़ी सस्ता है, लागत काफ़ी कम है और वहाँ के जो युवा है, प्रोफेशनल जो है वो काफ़ी सस्ते में कार्य करते हैं। तो यही कारण है कि अमेरिका जो है आउटसोर्सिंग के लिए बहुत सारे कार्य भारत जैसे विकासशील देशों से करवाता है। इसी तरह से हम विकासशील देशों में देखें तो बहुत सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो निर्धन हैं, वो इलाज करवाने के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि भारत के अस्पतालों का खर्चा तुलनात्मक दृष्टि से अन्य देशों के अस्पतालों से काफ़ी कम है, विशेष करके एशियन कंट्रीज से। तो एक प्रकार से सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नागरिक जो है किसी भी प्रकार की सेवा ले सकता है, चाहे ऑनलाइन खरीदारी की है, ऑनलाइन किसी प्रकार की पूंजी निवेश की है, इनपुट की है, या कहीं पर शेयर मार्केट में किसी प्रकार का पैसा इनपुट करना है, इंडस्ट्री में पैसा इनपुट करना है, एजुकेशन में जो है पूंजी का इनपुट करना है, या किसी प्रकार की कोई सेवा लेनी है, किसी प्रकार की सर्विस जो है हायर करनी है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, खान पान में, रहन सहन में, हर तरह से हम सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। ये वैश्वीकरण की एक पहचान है। सेवा के साथ साथ वस्तुओं का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। वैश्वीकरण की एक पहचान ये है कि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। आधुनिक तकनीकी युग में प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना चाहता है और सूचना तकनीक ने काफ़ी सरल बना दिया है। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता मांग के आधार पर शिपिंग चार्ज के साथ वह वस्तु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान सूचना क्रांति के युग में ऑनलाइन खरीदारी की उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय ही वैश्वीकरण है। आज हम कोई भी चीज़ जो है सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी घरेलू ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और ऑनलाइन उसमें सारा MRP डिस्प्ले होता है, उसमें गारंटी होती है, वारंटी होती है, प्रोडक्शन की लाइफ के बारे में दिया होता है, और जो बैक रिटर्न करने का उसमें जो एक प्रावधान दिया होता है। अगर आप इस प्रकार की किसी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो इस तरह से वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो है वो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ कि आज हर व्यक्ति जो है इंटरनेट से जुड़ गया है। हर प्रकार की वो खरीदारी करना चाहता है, इनपुट करना चाहता है, या उसका इनपुट का आउटपुट लेना चाहता है, तो वो वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीयकरण से ले सकता है कि अपनी वस्तु को, अपने प्रोडक्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकता है।
अब टीचिंग को अगर एक उदाहरण के रूप में लिया जाए तो यूट्यूब पर जो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं वो भी एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन है। हम देख सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पर सर्च करके किसी प्रकार के लेक्चर को सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये एजुकेशन के अंदर जो है ऑनलाइन एक प्रकार की सीखने की सिखाने की जो है ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा करैक्टर है कि वस्तुओं का, प्रोडक्ट का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता व्यापार व उद्योग धंधों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना है। बाजार में उतार चढ़ाव जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को प्रभावित करते हैं। व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण में वैश्विक आर्थिक संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति का जो है एक प्रकार से वैश्वीकरण है। यानी एक प्रकार से व्यापार का पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रोडक्शन की वैल्यू देख सकते हैं। एक देश जो है उसी देश से उन चीज़ों को का आयात करता है जो चीज़ें जो है उस देश में सस्ती हैं। वही चीज़ अगर किसी दूसरे देश में उससे भी ज़्यादा सस्ती है तो वो कंट्री जो है उस दूसरे देश के साथ जो है एग्रीमेंट करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार है वो वैश्वीकरण का ही परिणाम है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, वो अपनी पूंजी का इस तरह से इनपुट करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और वो मुनाफे के लिए पूंजी का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, ट्रेड का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, और किसी भी देश की इकोनॉमी पर जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे उसमें उस देश की करेंसी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या और दूसरी चीज़ें हों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है उसी से उस देश की इकोनॉमी निर्धारित की जाती है। वैश्वीकरण जो है शिक्षा पाठ्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा पाठ्यक्रमों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान समय में विकासशील देश भी अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विकसित देशों के पाठ्यक्रमों को अपनाने लगे। विकासशील देशों के पाठ्यक्रमों में भी परंपरागत विषयों की जगह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर जैसे विषयों के अध्ययन अध्यापन पर बल दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। पाठ्यक्रमों की समानता के कारण कोई भी शिक्षित व्यक्ति किसी दूसरे देश में रोजगार प्राप्त कर सकता है। यानी जितने भी एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्री है उनमें पहले ट्रेडिशनल जो अध्ययन अध्यापन होता था, पारंपरिक विषय होते थे, उनकी जगह विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन अध्यापन किया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को जो रोज़गार की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा पाठ्यक्रमों का जो है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारत में NEP 2020 जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसमें एक विद्यार्थी को प्रोफेशनल बनाने के लिए, व्यवसाय के रूप में उसका चयन करने के लिए तैयार करने की इसमें नीति दिखाई गई है कि विद्यार्थी एक साथ जो है कई विषयों को पढ़ सकता है, और उसे जो है बहुत सारे विषयों का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जो है वो अति आवश्यक है। उसमें अनेक तरह की जो नए पाठ्यक्रम व्यवस्थाएँ दी गई हैं, ताकि विद्यार्थी जो है एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो है रोज़गार को लेकर के किसी प्रकार का संकट जो है वो उसके सामने ना आए। मूल्यों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है कि मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। विभिन्न सार्वभौमिक मूल्य जैसे मानवीय व्यवहार को लेकर के, स्त्री के मान सम्मान को लेकर के, बाल संरक्षण को लेकर, वृद्ध सहायता को लेकर, कानून के शासन, ह्यूमन राइट्स, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि से नागरिक समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। बहुत सारे एशियन, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन राज्यों में मानवीय व्यवहार को लेकर के जो
जटिलताएं थी, स्त्री का मान सम्मान को लेकर के बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बच्चों के संरक्षण को लेकर के थी और कानून के शासन को लेकर के थी। तो इसको लेकर के इन मूल्यों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। हर देश अपने संविधान में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए विशेष प्रकार के सोशल वेलफेयर की जो है प्रोविज़न करता है। साथ ही देश के संविधान में रूल ऑफ लॉ को ज़रूर अपनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स को ज़रूर देखा जाता है, उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी का बड़ा महत्व हर देश के संविधान में दिया गया है। तो इन मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। इन मूल्यों से हमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है कि जो सार्वभौमिक मूल्य हैं उससे विश्व के सभी देश जो है धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। वैश्वीकरण की एक पहचान जो हम व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तौर पर देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही व्यक्ति की पहचान स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय में परिवर्तित होना है। व्यक्ति अपने आप को किसी गांव, नगर, प्रांत या राष्ट्र से ऊपर उठकर पूरी दुनिया का नागरिक मानता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई जो दक्षिण भारत के हैं, उनकी पहचान दक्षिण भारतीय नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बन गई। उनके व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। तो जो व्यक्ति जो है एलिट क्लास में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में जो टॉप पर बने हुए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है स्थानीय या प्रांतीय या राष्ट्रीय नहीं बल्कि उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। भारतीय नहीं विदेशों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, यानी उनका जो है एक प्रकार से वैश्वीकरण हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में जो विश्व में वैश्वीकरण की उदय के क्या कारण हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया सहज और सरल कैसे बन गई है। तो वैश्वीकरण के कारणों का हम अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण का पहला कारण है परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति ने व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही सुगम बना दिया है। परिवहन के साधन जैसे बसें, कारें, रेल, मेट्रो ट्रेन, वायुयान और समुद्री विमान के द्वारा व्यक्ति की पहुंच बहुत ही सरल व शीघ्रता से हुई है। परिवहन के साधनों ने वस्तुओं के आदान प्रदान में काफ़ी सुविधा प्रदान की है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर न केवल अपने प्रांत में, न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में आ जा सकता है। मेट्रो ट्रेन के कारण, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके कारण जो है व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में बहुत आसानी से कुछ घंटों में पहुंच सकता है। और वायुयान के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा जो है बहुत सीमित समय में एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में हज़ारों किलोमीटर दूरी पर जो है आसानी से पहुंच सकता है। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। वैश्वीकरण को और ज़्यादा बल मिला है। तो परिवहन के जितने साधन हैं वो एक बड़ा कारण है जिसने विश्व के सभी राष्ट्रों को एकीकृत किया है। विश्व के सभी राष्ट्रों के लोगों में एकता, एकीकृत की जो भावना है वो पैदा की है। उनमें भौगोलिक दूरी को काफ़ी कम किया गया। वैश्वीकरण का दूसरा बड़ा कारण जो है सूचना तकनीक के रूप में। वर्तमान समय में सन 2000 के बाद से सूचना तकनीक में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से नागरिक समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। विश्व के पिछड़े हुए देशों में, विकासशील देशों में भी विशेष करके अगर हम देखें तो फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन के आने से पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र हुई है। और नेटवर्क की पहुंच के कारण जो है विशेष करके भारत में जो आम नागरिकों के पास जो नेटवर्क की पहुंच है उससे हर प्रकार की वस्तु का, सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। हम अपने फ़ोन में ही बहुत सारी भाषाओं को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, बहुत सारे जो दूसरे देशों के प्रोडक्ट हैं उनको देखते हैं, दूसरे देशों के साहित्यकारों को, वैज्ञानिकों को, राजनेताओं को देखते हैं। तो इससे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो हम कह सकते हैं सूचना तकनीक ने मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, स्वेच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से जोड़ दिया।
किसी भी एक छोटे गांव में घटना होती है तो उसका चंद मिनटों में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो न्यूज़ आ जाती है कि किस देश के, किस प्रांत के, किस गांव में किस तरह की घटना घटी है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो सूचना तकनीक के कारण ही मनुष्य को दूसरे राष्ट्रों के व्यक्तियों के विचार, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का पता चलता है। सूचना तकनीक ने एक तरह से वैश्विक विचारधारा की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। तो पूरे विश्व में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जिस तीव्र गति से हुई है, उसमें सूचना तकनीक की जो एडवांसमेंट है उसका बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण का एक बड़ा कारण जो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम। 1991 में विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो 1945 से 1991 के बीच कोल्ड वार चला, वो यूएसएसआर के विघटन के बाद समाप्त हो गया। अब अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने लगा और विचारधाराओं के संघर्ष का अंत हो गया। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों में टकराव समाप्त हो गया। 1990 के बाद पूरे विश्व के राष्ट्रों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समन्वय का दौर होगा। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विचारधारा की लोकप्रियता ने वैश्वीकरण का मार्ग और आसान कर दिया। साम्यवादी शासन प्रणाली जो है चुनिंदा देशों तक रहेगी, जिसमें रसिया, चाइना, क्यूबा इत्यादि विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक विचारधारा जो है कायम है। वैश्वीकरण का एक बड़ा कारण जो है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। पूंजी की गतिशीलता ने राष्ट्रवाद की संकीर्णता को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता और सहयोग में और ज़्यादा अभिवृद्धि की। पूंजी की गतिशीलता ने दुनिया के लोगों में एकता व समन्वय पैदा किया है, जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई। एक देश के लोग दूसरे देश में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं और दूसरे कई प्रकार के एंगल से रेजिडेंस के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो इससे क्या है कि पूंजी का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ा है। विशेष करके जो विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं वो विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करते हैं, निवेश करते हैं, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का निवेश करने से वहाँ पर लागत सस्ती है, श्रम सस्ता है और उससे जो है पूरी तरह से मुनाफा ज़्यादा दिखाई देता है। तो विकसित राष्ट्रों के पूंजीपति, उद्योगपति ऐसी जगह पूंजी लगाना सुविधाजनक समझते हैं जहाँ पर लागत कम है, श्रम कम है और जहाँ पर ज़मीन सस्ती है, ट्रांसपोर्ट की, लाइट की और पानी की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर वो पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करते हैं। वैश्वीकरण का एक बड़ा कारण वैश्विक समस्याएं भी है। वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो गई है जो किसी एक राष्ट्र विशेष से संबंध नहीं है, बल्कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है, वो पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। और ऐसी वैश्विक समस्याओं के लिए ज़रूरी है कि उनका समाधान जो है वैश्विक स्तर पर हो। जैसे भूतापन, ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का तापमान हर वर्ष बढ़ रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो किसी एक देश की समस्या नहीं, विश्व के हर देश की समस्या है। आतंकवाद की समस्या विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की समस्या है। मानवाधिकार शोषण की समस्या भी पूरे विश्व की समस्या है, चाहे वो किसी भी देश में हो। भूखमरी की समस्या भी एक प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण से हम पूरे विश्व की समस्या मान सकते हैं। अकाल आ जाता है किसी देश में, बाढ़ आ जाता है, प्राकृतिक संकट आता है, तो समस्या जो है वो स्थानीय नहीं रहती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया जा सकता है कि 2000 फरवरी 22 में जब यूक्रेन और रूस का संघर्ष हुआ तो उस समय भारत के बहुत सारे विद्यार्थी MBBS करने के लिए यूक्रेन में गए थे और उनकी सकुशल वापसी के लिए भारत को विशेष प्रकार के विमानों को संचालित करना पड़ा। यानी घटनाएं कहाँ घट रही है, रूस और यूक्रेन का संघर्ष है, लेकिन इस पर भारत के लोगों पर भी जो है एक प्रकार का गहरा असर पड़ा। भारत नहीं, दूसरे जो राष्ट्र हैं उनके नागरिकों पर भी इसका एक प्रकार से नकारात्मक असर पड़ा कि हम नहीं मान सकते कि किसी देश के अंदर एक प्रकार का घरेलू संकट है तो उस देश के लोग ही पीड़ित होंगे, बल्कि दुनिया के लोग पीड़ित होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र हुई। हर देश के लोग दूसरे देशों में जा कर के एजुकेशन ग्रहण करते हैं, रोज़गार करते हैं, कोई प्रोफेशन अपनाते हैं
और उस देश में जिस भी प्रकार का प्राकृतिक या प्राकृतिक संकट आता है तो मूल देश के जो सरकार है उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है कि वो अपने नागरिकों की सकुशल देश वापसी कर सके। तो समस्याएं क्या है कि वो किसी एक देश की समस्याएं नहीं है, स्थानीय समस्याएं नहीं है, राष्ट्रीय नहीं, समस्याओं का स्वरूप वैश्विक हो गया है। वैश्विक समस्याओं के निराकरण ने पूरे विश्व को वैश्वीकरण की में मुख्य भूमिका निभाई है। वैश्वीकरण का एक कारण ये भी है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा। पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। 1945 से लेकर आज तक यह संगठन थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने में सफल रहा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अब तक कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे हिंसक संघर्ष हुए हैं। उसके बावजूद भी यह संगठन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने थर्ड वर्ल्ड वार को आरंभ अभी तक नहीं होने दिया। तो समस्याएं क्या है? विश्व शांति की समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं है, राष्ट्रों की सुरक्षा किसी एक राष्ट्र की नहीं है, संप्रभुता की समस्या, एकता अखंडता को बनाए रखने की समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं है, बल्कि आज ग्लोबल समस्या हो गई है और इसका ग्लोबल ही समाधान है। क्योंकि यूएनओ जैसी बड़ी संस्थाएं जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का बड़ा राजनीतिक संगठन है, ऐसे बड़े संगठन जो है विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई अकेला राष्ट्र जो है इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो पूरे दुनिया की शांति सुरक्षा जो है किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई है, इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का एक प्रभाव है। ग्लोबलाइजेशन का एक कारण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, रूल ऑफ लॉ को महत्व प्रदान किया गया है, डेमोक्रेटिक ढांचे को महत्व प्रदान किया गया है, मानवाधिकारों को महत्व प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो दुनिया के हर देश का नागरिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नकारात्मक घटना होती है तो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अभी भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज के विद्यार्थियों के हिजाब, जिसे हम एक मुस्लिम धार्मिक वेशभूषा कहते हैं, पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगाने से इस घटना का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा जो है मैसेज गया और बहुत सारे लोगों ने इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध माना। इस तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से संबंधित घटनाएं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। किसी भी देश में किसी भी तरह की छोटी सी घटना घटती है, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, तो उस घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। जैसे एक वर्ष पहले जो है अमेरिका में एक वाइट पुलिसमैन ने एक ब्लैक की गर्दन दबा करके जिस तरह से उसकी गर्दन दबाए रखी कुछ समय तक और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना से न केवल अमेरिका के जो हबशी लोग हैं उन्होंने मूवमेंट किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन लोगों की इस प्रकार की निंदा की गई कि अमेरिका में आज भी ब्लैक और वाइट के बीच एक प्रकार का डिफरेंस किया गया है। रंग भेद की जो नीति है वो इसी तरह की अमेरिका में व्याप्त है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। तो किसी भी देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई घटना घटती है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। वैश्वीकरण का एक बड़ा कारण ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है। विश्व के किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नक्षत्र व धर्म के आधार पर भेदभाव या शोषण होता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण हम काफ़ी देशों का ले सकते हैं। जैसे अमेरिका में अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उनका पिछड़ापन है। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों का आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, औद्योगिक पिछड़ापन है। श्रीलंका में तमिलों का, पाकिस्तान में हिंदुओं व ईसाइयों का, म्यांमार में मुस्लिमों का, चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं घटती है उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के लिए एक प्रकार की चुनौती है। इस प्रकार के मानव अधिकारों के शोषण से संबंधित घटनाएं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा तीव्र करती है, क्योंकि इस तरह की मानव अधिकारों के शोषण की घटना किसी भी देश में घटती है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका टिप्पणी की जाती है,
निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है और संबंधित देश को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए नैतिक रूप से वैधानिक रूप से बाध्य करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। वैश्वीकरण से दुनिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण के क्या गुण हैं, क्या लाभ है, वैश्वीकरण का क्या महत्व है, आम व्यक्ति वैश्वीकरण से क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसको नुकसान हो रहा है। तो वैश्वीकरण के दोनों ही तरह के प्रभाव है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। दोनों प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण के पहले हम सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है विश्व का मनोवैज्ञानिक एकीकरण। ये वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है कि विश्व के सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को एक ही पृथ्वी का प्राणी समझते हैं, पूरे जो है विश्व का नागरिक मानते हैं, पूरी पृथ्वी के अंदर रहने वाले मनुष्यों को वो एक ही नज़रिए से देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही व्यक्ति अपने आप को स्थानीय से व राष्ट्रीय संकीर्णता से ऊपर उठ करके अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास करने में अग्रसर हुआ है। वैश्वीकरण से स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के पूरी दुनिया के लोगों में वायु, जल, आकाश की प्राकृतिक संरचना को जो शुद्धता है उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति जागृत हुई है। किसी एक देश में जितनी ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है, जितना ज़्यादा जल के अंदर कचरे को डाला जाता है या वेस्ट पदार्थों को जलाया जाता है या इंडस्ट्री का वेस्ट पदार्थ नदियों में, जलाशयों में डाला जाता है, तो उसकी निंदा जो है उसी देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी होती है कि इससे जो है इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। तो लोगों में जो है, विश्व के लोगों में मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न हुई है। ये वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। विश्व का प्रत्येक नागरिक अपने आप को न केवल अपने देश का नागरिक बनता है बल्कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में पृथ्वी का एक प्राणी मानता है और अपना ये उद्देश्य मानता है कि सभी प्राणी समान हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे मनुष्य का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। वैश्वीकरण का दूसरा सकारात्मक प्रभाव है विश्व शांति एवं सुरक्षा। वैश्वीकरण के कारण ही विश्व शांति, सुरक्षा एवं सहअस्तित्व की भावना का विकास हुआ है। वैश्वीकरण से ही राष्ट्रों में उत्पन्न विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान पर बल दिया गया। वैश्वीकरण के कारण 1945 से लेकर के 2023 तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र और लोग जानते हैं कि युद्ध या शांति से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। शांतिपूर्ण तरीके से ही कोई राष्ट्र स्वयं या अन्य राष्ट्रों को आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। दुनिया के हर राष्ट्र का अस्तित्व शांतिपूर्ण से है। एक अकेला राष्ट्र जो है आक्रामक होकर के न वो स्वयं शांति से रह सकता, न स्वयं विकास कर सकता और न ही दूसरों के विकास में वो किसी प्रकार का योगदान कर सकता। तो वैश्वीकरण का ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि दुनिया का हर राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास करना चाहता है और इसी के साथ जो है वो विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग चाहता है। किसी भी देश में शांति होती है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे रूस यूक्रेन का उदाहरण दिया जा सकता है। यूक्रेन के अंदर जितने देशों के लोग वहाँ पर स्टूडेंट अध्ययन के लिए आए थे, कोई रोज़गार के लिए आया था, तो रूस यूक्रेन संकट के कारण जो है सभी मूल देशों की सरकारों को अपने अपने नागरिकों को जो है सकुशल वापसी करने के लिए कई तरह की कठोर और संघर्षपूर्ण संबंधों का जो प्रयासों का सामना करना पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन का एक सकारात्मक प्रभाव है कि इससे विश्व की शांति एवं सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र विश्व की शांति में ही अपनी शांति और अपना विकास समझता है। ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में सहायक। ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो वैश्विक हैं, किसी एक देश की नहीं है, चाहे वो भूतापन की हो, पर्यावरण प्रदूषण की हो, प्राकृतिक या प्राकृतिक संकट की हो। हर प्रकार के समाधान में वैश्विक सहयोग ने लोगों को एकीकरण की भावना उत्पन्न की है। हाल ही में कोविड-19 को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी के कारण प्रभाव निदान को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया।
यानी जो कोविड की समस्या थी वो किसी एक देश की समस्या नहीं थी, धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इस समस्या के उद्गम के कारण, इस समस्या के प्रभाव और इस समस्या के कारणों पर गहरी रिसर्च की, और जो मेडिकल और जिस भी देश में वहाँ के डॉक्टरों ने इन्वेंट किया, आविष्कार किया, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि कोविड-19 को लेकर के विश्व के नागरिकों को बचाया जा सके। तो विश्व में जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा हो, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा हो, प्राकृतिक अप्राकृतिक संकट हो, ये सारे जो है ग्लोबल प्रभाव है, वैश्विक प्रभाव है, और विश्व के सभी राष्ट्र और सभी लोग इससे पीड़ित होते हैं। वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। वर्तमान समय में बाजार का स्वरूप भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। कोई भी उत्पादक ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकता है। एक अच्छा उद्योगपति उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी आपके अंदर कोई एबिलिटी है, हुनर है, कोई कैलिबर है किसी प्रकार का, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, आप उसका पेटेंट करवा सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करवा सकते हो। तो ये जो है व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। स्वतंत्रता की भावना का उदय, यानी हम देखें तो वैश्वीकरण का एक बड़ा कारण सकारात्मक प्रभाव विश्व के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का उदय होना। वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया में हर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता के वातावरण में रहना पसंद करता है। विश्व के बहुत सारे देशों में जहाँ पर राजशाही सिस्टम है, तानाशाही सिस्टम है, उन देशों के नागरिकों को ये भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में भी डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए, हमारे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे देश में ह्यूमन राइट के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि विश्व के सभी नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। वैश्वीकरण के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। उससे जो है विश्व के राष्ट्र, विश्व के आम लोग जो है काफ़ी पीड़ित होते हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का पहला नकारात्मक प्रभाव ये है कि अमीर और गरीब के बीच व्यापक अंतर। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अमीर व गरीब के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। अमीर व्यक्ति तकनीक का लाभ उठाकर और अधिक अमीर हो रहा है, जबकि गरीब व्यक्ति शिक्षा और जागरूकता के अभाव में निरंतर गरीब हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच तकनीकी और शिक्षा के अभाव में अंतर जो है निरंतर बढ़ रहा है। जो व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित है, ऐसा व्यक्ति जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडोप्ट नहीं कर पाता, और जो पहले से ही व्यक्ति एडवांस है, टेक्नोलॉजी से अमीर है, वो व्यक्ति इंडस्ट्री के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो इससे अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो लगातार बढ़ जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। जैसे जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, एक कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के रूप में प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों के बीच में लागत का, श्रम का बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। जिसकी बड़ी इंडस्ट्री है उसके पास लागत कम होगी, उसके पास मुनाफा ज़्यादा होगा, और जो छोटे उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है उसके लागत ज़्यादा होगी, श्रम ज़्यादा होगा, लेकिन मुनाफा कम होगा। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से जो है अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि विकासशील देशों का शोषण हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर स्थापित हुआ है, और ये जो है विकसित देशों के लाभ के लिए बनाया गया है। विकसित देशों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, जो निर्धन देश है वो ज़्यादा शोषित होते जा रही हैं। विकसित राष्ट्र जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं जिससे विकसित राष्ट्र हमेशा लाभ की स्थिति में रहते हैं और विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। जैसे चाइना जो है बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को पहले लोन देता है, धीरे धीरे जो है लोन वापसी के लिए फिर उन पर दबाव डाल देता है। अभी श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को जो है चीन ने अपने नियंत्रण में ले रहा है। इसी तरह से
नेपाल में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान में भी भविष्य में हो सकता है इसी तरह की स्थिति हो। तो जो देश विकसित है पहले से ही, वो निर्धन राष्ट्रों को लोन देते हैं, कर्ज देते हैं और धीरे धीरे कर्ज वापसी के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं। कर्ज वापस नहीं कर पाता तो फिर साम्राज्यवादी नीति का जो है ऐसे जो निर्धन राष्ट्र हैं उनको सामना करना पड़ता है। इससे विकासशील राष्ट्रों का शोषण होता है। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव जो है बहुराष्ट्रीय निगमों का आर्थिक दबाव है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर लगातार प्रभाव बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय निगम रोजगार के माध्यम से संबंधित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय निगमों की बाजार उन्मुख प्रतिस्पर्धा के आगे नहीं टिक पाते। किसी भी देश में मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है तो उस देश में मल्टीनेशनल कल्चर आ जाती है। वहाँ के होटलों में, सिनेमाघरों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, सारा ही उनका जो है सिस्टम मल्टीनेशनल कल्चर के कारण जो है प्रभावित होता है और उस देश पर भी आर्थिक दबाव पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी स्थानीय लोगों को रोज़गार देती है, उस रोज़गार के बदले में वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव जो है शक्ति की राजनीति का प्रभाव है। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति की राजनीति का बनी रहना है। वैश्वीकरण के कारण ही दुनिया की महान शक्तियाँ न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने नियंत्रण में रखती है, बल्कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। विकसित राष्ट्र आज भी अफ्रीकन एवं एशियन राज्यों की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे चीन का वन बेल्ट वन रोड का जो पॉलिसी है, जिसमें सुदूर पूर्व अफ्रीकन और एशियन जो कंट्री है वहाँ तक जो प्राचीन जो व्यापार का मार्ग था उसको विकसित करने का इसी प्रकार का एक विस्तारवादी रवैया है। और न केवल चीन, दूसरे हम विकसित राष्ट्रों को देखते हैं तो वो अफ्रीकन और एशियाई राज्यों को इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट यह भी पूंजीवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विकासशील और निर्धन राष्ट्र अपने देश में गरीब और अमीर के बीच अंतर को कम करने के लिए समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हैं, लेकिन दुनिया के विकसित राष्ट्र पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर विकासशील एवं निर्धन राष्ट्रों का निरंतर शोषण करते हैं। वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ पूंजीवादी व्यवस्था के कारण विकसित राष्ट्रों को मिलता है, जबकि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निरंतर विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के बोझ से दबी रहती है। यानी ये वैश्वीकरण का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो राष्ट्र पहले से विकसित हैं वो राष्ट्र ऐसे पिछड़े राष्ट्रों में, निर्धन राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में पूंजी का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करते हैं। वहाँ के लोगों को रोज़गार दे करके, स्थानीय लोगों को निम्न स्तर का रोज़गार दे करके वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को भी वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि ग्लोबलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण पूरे विश्व में इसका जो कंसेप्ट है क्यों उसका इतना तीव्र गति से प्रचार प्रसार हुआ है, और वैश्वीकरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है, विश्व के आम नागरिकों को कैसे प्रभावित किया है। तो दोनों ही तरीक़ों से प्रभावित किया है वैश्वीकरण ने। नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं, सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ क्या है, वैश्वीकरण की विशेषताएँ क्या है,
वैश्वीकरण के कारण क्या है, वैश्वीकरण के लक्षण क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वैश्वीकरण से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।